Hello students, very good morning to all. Today we are going to start a new chapter in history, chapter number 5, a popular rebellion, the revolt of 1857. पॉपुलर लोकप्रिय फेमस और रिबेलियन मीन्स स्टूडेंट्स आपका रिबेलियन मीन्स होता है विद्रोह। तो एक लोकप्रिय विद्रोह 1857 की क्रांति। स्टूडेंट्स आप लोग पहले भी फेमस मतलब इस फेमस रिबेलियन के बारे में पढ़ चुके होंगे। 1857 का जो रिवॉल्ट था वो आपके भारतीय इतिहास की एक प्रसिद्ध क्रांति थी, ठीक है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल द कंडीशंस ऑफ द masses become so impoverished that they were compelled to raise their voice against the British. ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, जैसे ही मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ब्रिटिशर्स का चारों तरफ कब्ज़ा हो गया था, इंडियन टेरिटरीज़ पे उन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया था। तो जो मासेस की कंडीशन थी, यानी लोगों की जो कंडीशन थी वो इम्पोवर्स्ड मीन्स होता है आपका गरीब। उनकी जो कंडीशन थी, उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही गरीब हो, मतलब गरीबों वाली हो गई थी। वो काफ़ी गरीब हो गए थे और वो इतने मजबूर थे कि अब उन्हें अपनी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ उनकी आवाज़ें उठने लगी थी। ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज अ सेवरे आउटब्रस्ट ऑफ रिजेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखिए, जो आपका 1857 की क्रांति थी वो एक आपका गंभीर विस्फोट हुआ था जो लोगों की नाराज़गी को दिखाता था। 1857 की क्रांति एक विस्फोट बन के फटा जिसमें लोगों की नाराज़गी थी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोगों की नाराज़गी के रूप में ये विस्फोट फटा। दो इट लास्टेड फॉर फ्यू मंथ्स ओनली, इट शूक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हालांकि ये कुछ ही महीनों तक चला। ये जो क्रांति थी 1857 क्रांति, ये कुछ ही महीनों में ख़त्म हो गई, लेकिन इसने शूक माने हिला दिया। इसने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया। By 1857, almost the whole of India was under the control of the British. 1857 तक लगभग आपका पूरा भारत जो था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। इंडियंस सफ़र्ड अंडर द कॉलोनियल रूल। जो भारतीय थे वो पीड़ित थे आपका कॉलोनियल रूल से। कॉलोनियल रूल स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको डिस्कस किया था, उसके पहले भी चैप्टर नंबर 3 में भी। कॉलोनियल रूल में क्या था कि ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज सेटअप की थी और अपने अकॉर्डिंग ही वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे। ऑल इंडियंस, किंग्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, ट्रेडर्स, artisans, peasants and soldiers were adversely affected by the oppressive policies of the East India Company and feeling of discontentment was building up. सभी भारतीय, चाहे फिर वो राजा हो, कोई ज़मींदार हो, आदिवासी समूह हो, व्यापारी हों, कलाकार हों, मजदूर हों या सैनिक हों, सभी बुरी तरीके से अंग्रेज़ों की अत्याचारपूर्ण नीतियों से परेशान थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की और अंग्रेज़ों की जो नीतियां थीं उनसे सभी वर्ग परेशान था भारत का। और उन लोगों के अंदर असंतोष, डिसकंटेंटमेंट मीन्स होता है आपका असंतोष की भावना, यानी ब्रिटिशर्स की नीतियों से इतना ज़्यादा परेशान थे सभी इंडियंस कि उनके अंदर जो असंतोष था वो पनपने लगा, बिल्ड होने लगा था। देयर वॉज अ मैसिव इंक्रीज इन रूरल पॉवर्टी। और जो ग्रामीण गरीबी थी उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही थी। इंडियंस डिड नॉट एक्सेप्ट फॉरेन रूल पैसिवली एंड देयर वर मैनी रिवॉल्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारतीयों ने जो अंग्रेजी शासन था यानी विदेशी शासन जो था उसको पहले भी स्वीकार नहीं किया था। इसी कारण समय दर समय कई क्रांतियाँ हमारे देश में होती रही हैं। These were brutally suppressed by the British। और ये जितनी भी क्रांतियाँ हुई इन सब को अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी तरीके से, मतलब बेरहमी से, ब्रूटली मीन्स बेरहमी से, सप्रेस मीन्स दबा दिया, इन क्रांतियों को दबा दिया। इन 1857 में रिवॉल्ट्स ब्रोक आउट इन द आर्मी एंड देन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। 1857 में ये जो क्रांतियाँ थी वो आपकी आर्मी में शुरू हुई। वह जो सेना थी उसमें ये
उत्पन्न हुई एंड देन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और धीमे धीमे ये देश के सभी भागों में फैलने लगी। It was a severe outburst of anger and discontentment accumulated in the hearts of Indians. ये एक गंभीर विस्फोट था और जो गुस्से का एक विस्फोट था, जो आपका गुस्से का और असंतोष का, जो आपका इंडियंस के हार्ट्स में, जो आपका भारतीय दिलों में ये बहुत दिनों से ज्वालामुखी जो था ये खौल रहा था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उसको उसी की वजह से ये जो आपका ये अंग्रेज़ों की जो अत्याचारपूर्ण नीति थी, जो वो भारतीयों के ऊपर इतना अत्याचार करते थे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उसी का रूप ये क्रांति ने लिया। ये जो गुस्सा था भारतीयों के हार्ट्स में, हृदयों में, ये उसी का परिणाम ये क्रांति थी। नेक्स्ट है कॉसेज ऑफ द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट के कारण क्या थे, यानी जो ये क्रांति हुई आपकी 1857 के, उसके कारण क्या थे। मैनी कॉसेज कम्युलेटिवली स्टार्टेड दिस रिवॉल्ट। बहुत कम्युलेटिवली मीन्स होता है आपका एक साथ, इसके कई कारण एक साथ हैं जो ये क्रांति जो शुरू हुई। दो दिस रिवॉल्ट ब्रोक आउट सडनली, हालांकि ये जो क्रांति हुई थी एकदम से हुई थी, एकदम से हुई। इट डिड नॉट टेक शेप इन अ डे, लेकिन ये एक दिन में इसकी जो रूपरेखा तैयार हुई वो एक दिन में नहीं तैयार हो पाई। देयर वर मैनी डीपर रीजन्स दैट आर डिस्कस्ड हियर ब्रीफली। इसके कई बहुत ही गहरे कारण थे जो बहुत दिनों से लोगों के दिलों में थे, गुस्से के रूप में थे, और वो गुस्सा फूटा आपका 1857 में। पॉलिटिकल कॉसेस, देखिए अब इसके राजनीतिक कारण क्या थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज़ ऑफ एनेक्सेशन कॉज्ड रिजेंटमेंट अमंग द इंडियन रूलर्स। जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी, जो पॉलिसीज़ थी एनेक्सेशन की, मतलब कब्ज़े में कर लेना, उससे क्या था, जो भारतीय शासक थे, जो इंडियंस रूलर्स थे, उनके अंदर गुस्सा था। रिजेंटमेंट माने अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा था उनके अंदर। द सब्सिडायरी अलायंस एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वर जस्ट मीन्स ऑफ एनेक्सिंग द टेरिटरीज ऑफ द इंडियन रूलर्स। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले भी चैप्टर्स में पढ़ाया है, इसी आपका चैप्टर नंबर 2 या 3 में आपको मैंने पढ़ाया था सब्सिडायरी अलायंस, ऑलरेडी टोल्ड यू, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये दो आपको पॉलिसीज़ पढ़ाई गई थी। सब्सिडायरी अलायंस में आपको बताया गया था कि सब्सिडायरी अलायंस जो था सहायक गठबंधन, इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स ने जितने भी इंडियन रूलर्स की टेरिटरीज़ थी उनको हेल्प देने के बहाने उनसे कहा कि आपको हमारे अंडर काम करना होगा, ठीक है, तब हम आपकी हेल्प करेंगे अगर कोई बाहर से अटैक आएगा। तो इस तरह कई राज्यों को उन्होंने अपने अंडर में मिला लिया, और ये सब्सिडायरी अलायंस लॉर्ड वेलिसली ने स्टार्ट किया था, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया। यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी में ये था कि जिन भी रूलर का कोई भी हियर नहीं है, कोई भी सक्सीजर नहीं है, उनका जो टेरिटरीज़ हैं वो ब्रिटिश रूल में एनेक्स हो जाएंगे, मतलब ब्रिटिशर्स उनके ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट देम इन द प्रीवियस चैप्टर, इसको आप पहले से भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। द रूलर्स एंड द नवाब्स लॉस्ट देयर पावर्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रेजिस्टेंस स्टेशन इन देयर कोर्ट्स। जो रूलर्स थे, जितने भी शासक थे और नवाब जो थे, उन्होंने अपनी शक्तियाँ खो दी थी। क्यों? क्योंकि जो अब ब्रिटिश जितने भी थे, ब्रिटिश निवासी जो थे, मतलब बाहरी के जो विदेशी थे, ब्रिटिशर्स थे, वो उनके दरबार में स्थित तैनात हो गए थे। अब भाई ब्रिटिशर्स उनके कोर्ट में आ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियाँ खो दी थी। दिस क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ पैनिक एंड इनसिक्योरिटी अमंग द रूलर्स ऑफ अदर स्टेट्स। इससे क्या हुआ, इससे उनके अंदर एक डर की भावना आ गई, और इनसिक्योरिटी मतलब उनको खतरा नज़र आने लगा उनके राज्यों के लिए। और जो दूसरे स्टेट्स के रूलर थे उनके अंदर भी एक डर बैठ गया कि हो सकता है कल को हमारे राज्य पे भी आक्रमण ब्रिटिशर्स करके उसको अपने अंडर में कर लें। द ब्रिटिश डिड नॉट रिकॉग्नाइज अडॉप्टेड सन्स एज हियर्स एंड द डिस्पोज्ड रूलर्स वर रिफ्यूज्ड पेंशन। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे वो अडॉप्टेड सन्स को, यानी जो गोद लिए हुए पुत्र था, उसको मानने को तैयार नहीं थे, उसको राजा मानने को तैयार नहीं थे, और उस उत्तराधिकारी, राजा का उत्तराधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं थे। एंड द डिस्पोज्ड रूलर्स वर रिफ्यूज पेंशन, और ऐसे रूलर्स को उन्होंने
हटा दिया था और कहा कि हम पेंशन नहीं देंगे, मतलब पैसे, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो जब यहाँ पे आ गए थे तो उन्होंने रूलर्स को कुछ पैसे देते थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, तो इन्होंने वही पेंशन का रूप ले लिया था। तो जो पैसे देते थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने कहा कि अगर उत्तराधिकारी अडॉप्टेड सन है, ठीक है, सक्सीज़र अगर उनका अडॉप्टेड सन है, गोद लिया हुआ बेटा है, तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। मैनी रूलर्स ट्राइड टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश बट इन वेन। बहुत से लोगों ने इस नेगोशिएट मीन्स होता है स्टूडेंट बातचीत, बहुत से शासकों ने इस बारे में ब्रिटिशर्स से बातचीत की, लेकिन सब बेकार गया। बट इन वेन मतलब सब व्यर्थ गया। रानी ऑफ झांसी हैड अडॉप्टेड अ सन एंड वांटेड द ब्रिटिश टू एक्सेप्ट हिम एज द हेयर टू द थ्रोन। जो झांसी की रानी थी, उन्होंने भी उनके भी कोई सक्सीज़र नहीं था, तो उन्होंने भी एक लड़का गोद लिया था, एक सन को गोद लिया था, और वांटेड द ब्रिटिश टू एक्सेप्ट हिम, और वो चाहती थी कि ब्रिटिशर्स उसे एक्सेप्ट करें, उससे झांसी का राजा माने और उनके राज्य का उत्तराधिकारी माने, लेकिन उन्होंने नहीं माना। ब्रिटिशर्स ने उसको लॉर्ड डलहौजी ने कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी, इसकी वजह से उसको राजा नहीं माना गया। द लास्ट पेशवा बाजीराव अडॉप्टेड सन, जो अंतिम पेशवा था बाजीराव का गोद लिया हुआ पुत्र नाना साहेब द लास्ट पेशवा बाजीराव अडॉप्टेड सन, जो लास्ट पेशवा था बाजीराव का बेटा, गोद लिया हुआ बेटा नाना साहेब, उनको भी पेंशन से वंचित रखा गया जो कि उनके पिताजी को दी जाती थी, जो पहले उनके पिताजी को दी जाती थी बाजीराव को। फिर उसके बाद जो बाजीराव का अडॉप्टेड सन था नाना साहेब, उन्हें इसीलिए पेंशन नहीं दी गई क्योंकि जो कि उनके पिता को दी जाती थी हालांकि पेंशन, लेकिन उनको इसीलिए नहीं दी गई क्योंकि वो नाना साहेब जो थे वो बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे। और ये सब हो किस वजह से रहा था? लॉर्ड डलहौजी की आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी की वजह से।